लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 2 आइस। एपिसोड शुरू होता है फ्यूचर के एक बर्फीले प्लेनेट से, जहां पर इंसानों ने अपनी कंपनियां खोल ली थी और साथ ही बहुत सारे इंसान इन कंपनियों के अंदर काम करने के लिए अपने परिवार के साथ यहां पर रहने भी लगे थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार था जिसके अंदर 4 लोग रहते थे, माता पिता और उनके 2 बच्चे, जिनका नाम सेडविक और फ्लेचर था। इन 4 लोगों की छोटी सी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बच्चों के पिता को अपने बड़े बेटे सैड को लेकर फिक्र होती थी, क्योंकि सैड 100 लाइट ईयर्स के अंदर इकलौता ऐसा बच्चा था जो टेक्नोलॉजिकली या फिर बायोटेक के जरिए मॉडिफाइड नहीं था और सेड के अलावा बाकी सारे बच्चे मॉडिफाइड थे। असल में जब तक इंसान अर्थ पर रहते थे तब तक उन्हें किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन किसी और प्लेनेट पर जिंदा रहने के लिए इंसानों को अपनी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन करवाने ही पड़ते थे। और क्योंकि सैड ने अपने अंदर किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन नहीं करवाए थे, इसीलिए वो इस प्लेनेट पर अपने घर से बाहर बहुत कम जाया करता था। और क्योंकि सैड अपने घर से बाहर नहीं निकला करता था, इसी वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। अब एक शाम जब पूरा परिवार साथ बैठकर आपस में बातें कर रहा था, तब सैड कमरे से बाहर बैठकर चुपके से सबकी बातें सुन रहा था। यहाँ सैड सुनता है कि उसके डैड इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि सैड अपने अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करवाना चाहता। हालांकि सैड की मॉम हमेशा सैड का सपोर्ट किया करती थी, बट सैड के डैड हमेशा उसके छोटे भाई फ्लेचर की ही तारीफ किया करते थे, क्योंकि फ्लेचर ने अपनी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन करवा लिए थे और सैड ने उनके कहने पर अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशन नहीं करवाए थे। अब अपने डैड की इतनी कड़वी बातें सुनकर सैड फैसला करता है कि वो भी अपने डैड को अपनी मजबूती और बहादुरी साबित करके दिखाएगा। सैड अपने आप को साबित करने के लिए अपने भाई फ्लेचर के साथ मिलकर उसके दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए जाने का फैसला करता है। अब क्योंकि सैड मॉडिफाई नहीं था, इसीलिए पहले तो फ्लेचर सैड को मना करता है उसके साथ जाने के लिए, मगर फिर जब सैड बहुत ज्यादा जिद करता है तो फ्लेचर उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अब जब सैड और फ्लेचर अपने घर से बाहर निकलकर रास्ते पे जा रहे होते हैं, तब सब लोग नॉन मॉडिफाइड सैड को देखकर उसे नीची नजरों से देखने लगते हैं और साथ ही वो लोग उसे वहां से वापस अर्थ पे जाने के लिए भी बोल रहे होते हैं। असल में उस प्लेनेट के जो मूल निवासी थे वो अर्थ से आए हुए इंसानों से बहुत नफरत करते थे। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हम अंग्रेजों से नफरत करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई फ्लेचर के दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर फ्लेचर के दोस्त भी नॉन मॉडिफाइड ह्यूमन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और वो लोग भी उसे नीची नजरों से देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई फ्लेचर के दोस्तों के साथ मिलकर बर्फीले समुद्र पर पहुंच जाते हैं, जहां थोड़ी देर में फ्रॉस्टर वेल समुद्र की बर्फ को तोड़कर बाहर निकलने वाली थी। ये एलियन वेल्स बर्फ को तोड़कर बाहर सांस लेने के लिए आती थी और ये वेल्स इलेक्ट्रिक एनर्जी भी रिलीज करती थी। अब फ्लेचर की एक दोस्त सभी को बताती है कि थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर फ्रॉस्टर वेल आने वाली है, जो 6 से 7 बार ही बर्फ में टक्कर मारकर बर्फ को तोड़ने की कोशिश करती है और फिर बर्फ टूटने के बाद सांस लेने के लिए बाहर आती है। लेकिन अगर 7 बार भी टक्कर मारने पर बर्फ नहीं टूटती है तो फिर ये वेल चली जाती है। अब इसके बाद फ्लेचर की दोस्त आगे बोलते हुए बताती है कि जब वो वेल यहाँ पर आएंगी और बर्फ को तोड़ने की कोशिश करेंगी, तब हमारा टास्क ये होगा कि जैसे ही फ्रॉस्टर वेल यहाँ पर आएंगी वैसे ही हमें वापस भागना शुरू करना होगा और वेल के पानी से बाहर आने से पहले हमें फिनिश लाइन तक वापस पहुंचना होगा। असल में फ्लेचर और उसके दोस्त अक्सर इस तरीके की रेस लगाया करते थे और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये उनके लिए डेली रूटीन की खेल कूद की जैसी चीजें थी। लेकिन क्योंकि सैड ने अपने अंदर किसी भी तरीके के कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाए थे, तो इसी वजह से सैड के लिए रेस एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब जैसे ही फ्लेचर की वो दोस्त ये सारी बातें बता देती है, वैसे ही वहाँ पर फ्रॉस्ट वेल आ जाती हैं, जो बर्फ को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही फ्रॉस्ट वेल बर्फ से बाहर आने के लिए अपनी पहली टक्कर बर्फ में मारती है, वैसे ही ये सारे दोस्त रेस को शुरू करते हुए फिनिश लाइन की तरफ दौड़ने लगते हैं। और अब ये सारे फ्रेंड्स दौड़ते दौड़ते थोड़ी दूर तक गए ही होते हैं कि तभी एक फ्रॉस्टर वेल बर्फ की लेयर पर एक और टक्कर मारती है, जिसकी वजह से फ्लेचर के नीचे की बर्फ टूट जाती है। और अब जैसे ही फ्लेचर के कदमों के नीचे की बर्फ टूटती है, वैसे ही फ्लेचर के पैर से बर्फ टकरा जाती है, जिस वजह से फ्लेचर के पैर में मोच आ जाती है। और अब मोच आने की वजह से फ्लेचर वहीं जमीन पर गिर जाता है। और अब सैड अपने भाई फ्लेचर को जमीन पर गिरा देख और दौड़ ना पाने की स्थिति में देख भागते हुए उसके पास आता है और फिर उसे अपने कंधे पे डालकर आगे की तरफ दौड़ने लगता है। हालांकि सैड मॉडिफाइड नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे भाई फ्लेचर को कंधे पर डालकर जितना हो सके उतनी तेज दौड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्योंकि सैड मॉडिफाइड नहीं था तो इसलिए वो ज्यादा तेज भाग नहीं पा रहा था। और अब क्योंकि सैड धीमे दौड़ रहा था, तो इसी वजह से फ्रॉस्टर वेल जैसे ही दूसरी टक्कर मारती है, वैसे ही उन दोनों के पैरों के नीचे की बर्फ फिर से टूट जाती है और इस बार वो दोनों अपने नीचे की बर्फ के साथ साथ हवा में बहुत ऊपर उछल जाते हैं। और अब काफी ऊपर उछलने के बाद वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। और अब जैसे ही ये दोनों जमीन पर गिरते हैं, वैसे ही इनके दौड़ रहे दोस्त इनके पास वापस आ जाते हैं। और अब सैड और फ्लेचर के साथ मिलकर फ्लेचर के सारे दोस्त देखते हैं कि फ्रॉस्टर वेल का झुंड बर्फ तोड़कर बाहर आ चुका है और अब सांस लेने के लिए बर्फ को तोड़कर बाहर आ चुकी वेल एक बहुत खूबसूरत नजारा बना रही होती है, क्योंकि फ्रॉस्टर वेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा होता है और इसी दौड़ते इलेक्ट्रिक करंट की वजह से फ्रॉस्ट वेल बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। और ये नजारा इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि उन सभी की नजरें इन फ्रॉस्ट वेल से हट नहीं रही होती हैं। और अब इसी खूबसूरत नजारे की वजह से सैड, फ्लेचर और फ्लेचर के सारे दोस्त मिलकर फ्रॉस्ट वेल को बार बार समुद्र से बाहर आते हुए देख रहे होते हैं और ये सारे दोस्त मिलकर इस नजारे को काफी देर तक देखते रहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ फ्लेचर ने बल्कि फ्लेचर के सभी दोस्तों ने भी सैड को बिना मॉडिफिकेशन के अपना लिया था। और उन्होंने सैड को इसलिए अपना लिया था क्योंकि जब फ्लेचर की चोट लगी थी तो सब फ्लेचर
को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन सैड ने अपने शरीर के अंदर बिना किसी मॉडिफिकेशन के भी फ्लेचर को अपने कंधे पर टांगा और उसकी जान बचाने की कोशिश करी थी। और सैड की इसी बहादुरी की वजह से फ्लेचर और उसके दोस्त सैड से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। और अब इसी बहादुरी की वजह से फ्लेचर के दोस्त भी सैड के साथ दोस्ती करना चाहते थे। और अब इसी के साथ फाइनली सैड ने भी अपनी बहादुरी, अपनी काबिलियत साबित करते हुए अपने कुछ दोस्त बना लिए थे। ये कहानी हमें कई सारे मैसेज देने की कोशिश करती है, जिनमें से पहला मैसेज तो ये है कि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे और कर्म नहीं करोगे तब तक कोई आपको रिस्पेक्ट और अहमियत नहीं देगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी इज्जत करे और आपको अहमियत दे, चाहे फिर वो आपका परिवार हो, चाहे फिर आपके परिवार से बाहर के लोग हों, तो आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, आपको खुद ही अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा। दूसरा मैसेज हमें इस कहानी से ये मिलता है कि जरूरी नहीं है कि जिसको आप खोटा सिक्का समझो वो सच में खोटा हो सकता है कि बस उसकी सोच समाज और बाकी सारे लोगों से बिल्कुल अलग हो। जैसे कि सैड जिस समय में था उस समय के अंदर सब लोग मॉडिफिकेशन को एक जरूरत मानते थे, लेकिन सैड मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इसके अलावा ये कहानी हमें एक और डीप मैसेज देने की कोशिश करती है, और वो डीप मैसेज ये है कि ये कहानी हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बताते हुए ह्यूमन एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज को दिखाती है और बताती है कि इंसान किस तरीके से फ्यूचर में अलग अलग प्लेनेट पर रहना शुरू कर देंगे, और फिर अलग अलग प्लेनेट पर रहने की वजह से ही इंसानों को धीरे धीरे करके अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करवाने पड़ेंगे। और इंसान के साइबॉर्ग बनने के पीछे बात सिर्फ इतनी नहीं होगी कि इंसान अलग अलग प्लेनेट पर जाकर बस रहा होगा, बल्कि बात यह भी होगी कि हमने उस समय तक धीरे धीरे करके अपनी मदर नेचर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया होगा, और उस समय तक अर्थ इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बची होगी, क्योंकि उस समय तक ह्यूमन सिविलाइजेशन ने हवा, पानी और पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। और फिर इसी बर्बाद एटमॉस्फेयर के अंदर जिंदा रहने के लिए इंसानों को मजबूरन अपनी बॉडी के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करवाने पड़ेंगे और इंसानों को मजबूरन साइबॉर्ग बनना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी का इस तरीके का फ्यूचर हो कि आपकी पीढ़ी इंसान न रहकर साइबॉर्ग बन जाए, तो प्लीज सेव मदर नेचर। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।